हम लोग साइंस में फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और इसमें ऊष्मा चैप्टर चल रहा था। तो पिछले क्लास में हम लोग ऊष्मा संचरण की विधि तक पढ़े थे, जिसमें चालन, संवहन, विकिरण पढ़े थे। आज का जो है इसमें टॉपिक है न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, तो न्यूटन का शीतलन नियम किसे कहते हैं? न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम है, कोई वस्तु को अधिक गर्म से कम गर्म होने में जितना समय लगता है, उससे अधिक समय कम गर्म से बहुत कम गर्म होने में लगता है। कहने का मतलब ऐसे एग्जांपल से समझिए, 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में 5 मिनट लग रहा है। 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में कितना लग रहा है? 5 मिनट लग रहा है, यानी 10 डिग्री टेम्परेचर घट रहा है। तो वहीं अगर बात करें 80 से 70 होने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई वस्तु को अधिक गर्म से कम गर्म होने में जितना समय लगेगा, उससे ज़्यादा जो है, उससे ज़्यादा समय कम गर्म से बहुत कम गर्म होने में लगेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, 100 डिग्री से 90 डिग्री होने में 5 मिनट लग रहा है, तो 90 से 80 डिग्री होने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक है, न्यूटन का शीतलन नियम। इसमें एक फॉर्मूला याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब बोर्ड पे बताएंगे तो इसका डिटेल न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूटन के शीतलन नियम में फॉर्मूला क्या है? Q1 माइनस Q2 बाई T। Q1 माइनस Q2 बाई T बराबर K इंटू Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस Q0। ठीक है, ये न्यूटन के शीतलन नियम से ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, Q1 Q2 तो ऊष्मा है। ठीक है, इसका बढ़िया से मतलब बोर्ड पे ही बता पाएंगे न्यूमेरिकल, ऐसे ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखिए बता रहे हैं, कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी। तो ऐसा पिंड या वस्तु जो लगभग सभी विकिरण को अवशोषित कर लेता है, उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण पिंड यानी ब्लैक बॉडी। तो कृष्ण पिंड, कृष्ण का मतलब काला ही होता है ना, कृष्ण पिंड मतलब काली वस्तु। तो ऐसा वस्तु जो लगभग सभी विकिरण को अवशोषित कर ले, उसको हम लोग कृष्ण पिंड कहेंगे। क्या कहेंगे? कृष्ण। हाँ, तो सभी विकिरण को अवशोषित कर ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कृष्ण पिंड। जैसे देखिए, काजल जो होता है, जो आँख में लगाता है, यह लगभग 95% विकिरण को अवशोषित कर लेता है। काजल जो है कितना परसेंट? 95% विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, कृष्ण पिंड का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो काजल। कृष्ण पिंड का यानी ब्लैक बॉडी का सबसे अच्छा उदाहरण काजल है, जो कि 95% विकिरण को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अब सुनिए, काली वस्तु ज़्यादा गर्म होता है। काली वस्तु ज़्यादा गर्म होता है। काली वस्तु ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वो विकिरण को क्या करता है? अवशोषित करता है। तो काला वस्तु ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें, कोई सफ़ेद वस्तु है, क्या है? सफ़ेद वस्तु कम गर्म होता है। सफ़ेद वस्तु कम गर्म। तो कोई भी काली चीज़ जो है, काली वस्तु, वो ज़्यादा गर्म होगा, और कोई सफ़ेद वस्तु है तो वो कम गर्म होगा। कम गर्म क्यों होगा? तो वो कम विकिरण को अवशोषित करता है। अब सुनिए, गर्मी के दिनों में क्या होता है? सफ़ेद वस्त्र, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनना अच्छा होता है। क्यों होता है? तो गर्मी में अच्छा होता है क्योंकि सूती वस्त्र, गर्मी में कौन सा होता है? अच्छा, सूती वस्त्र होता है।
क्यों? तो ज़्यादा ऊष्मा को परावर्तित करता है। ठीक है, तो गर्मियों में सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा को परावर्तित कर देता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, और काला वस्त्र की बात करें, काले कलर का वस्त्र गर्मी में अच्छा नहीं होता। काला वस्त्र गर्मी में अच्छा नहीं होता क्योंकि ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है। ठीक है, काला वस्त्र ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषित करता है, इसलिए गर्मियों में ये अच्छा नहीं होता। ठीक है, देखिए एक होता है भैंस और एक होता है गाय। ठीक है, भैंस जो है ज़्यादा गर्मी, ठीक है, भैंस का कलर कैसा होता है? काली भैंस जो होती है काली, तो कैसा होगा उसको ज़्यादा गर्मी लगेगा। ठीक है, क्योंकि वो ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। वहीं गाय की बात करें तो गाय तो सफ़ेद होता है ना अधिकांशतः, तो गाय जो है वो कम गर्मी करता है, गाय को जो है कम गर्मी, क्योंकि ऊष्मा को वो क्या कर देता है? परावर्तित करता है, ऊष्मा को परावर्तित करता है। ठीक है, तो उसके बाद आइए किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम क्या है? तो किरचॉफ का नियम यहाँ पे जो है ऊष्मा संबंधित नियम है। किरचॉफ का नियम जो है ऊष्मा संबंधी नियम है। ठीक है, अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, किरचॉफ का नियम में अच्छा अवशोषक जो है ना वो अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, अब सुनिए किरचॉफ का नियम क्या है? तो जो पिंड या जो वस्तु जितना अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है वह उतना ही अधिक ऊष्मा को उत्सर्जित भी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा किरचॉफ का नियम में कि जो वस्तु जितना अधिक ऊष्मा को अवशोषित करेगा वह वस्तु उतना अधिक ऊष्मा को उत्सर्जित करेगा। जो ज़्यादा अवशोषित करेगा वो ज़्यादा उत्सर्जित करेगा। यही है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम तो याद रखिएगा, जो ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा वो ज़्यादा चमकेगा और क्या जल्दी ठंडा होगा, वो चीज़ जल्दी ठंडा होगा। ठीक है, और तो जो ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा तो जल्दी ठंडा होगा और ज़्यादा चमकेगा। और सुनिए, जो कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगा वो कम चमकेगा। क्या होगा? कम चमकेगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। जो कम ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है वो धीरे धीरे ठंडा होगा और कम चमकेगा। ठीक है, वहीं वस्तु की बात करें, वस्तु अगर काला वस्तु है और एक सफ़ेद वस्तु है, ठीक है, काली वस्तु और सफ़ेद वस्तु, तो जो काली वस्तु है वो ज़्यादा क्या होती है? गरम, ये जल्दी गरम हो जाएगी। काली वस्तु जो है जल्दी गरम होगा। क्यों जल्दी गरम होगा? अवशोषित करता है, हाँ, ज़्यादा क्षमता। तो काला रंग का जो रहेगा वस्तु वो जल्दी गरम होगा और ठंडा भी जल्दी होगा। जल्दी गरम होगा और ठंडा भी जल्दी होगा। ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, काला रंग का ज़्यादा ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और ये ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, ज़्यादा चमकेगा। वहीं सफ़ेद की बात करें तो धीरे धीरे गर्म होगा। सफ़ेद क्या होगा? धीरे धीरे गर्म होगा, तो धीरे धीरे ठंडा भी होगा। कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। सफ़ेद जो है कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। सफ़ेद कम ऊष्मा, ठीक है, कम ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और ये कम चमकेगा। ठीक है, और ये किस नियम से? किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम। अब सुनिए, अगर टीना और लोहा दो धातु ले रहे हैं, टीना और लोहा, तो टीना जो है, टीना जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। टीना जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। वहीं लोहा की बात करें
तो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा। पानी और धरती में देखिए तुलना करते हैं, पानी और धरती। पानी जो है धीरे धीरे गर्म होगा, पानी धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। धरती जो है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। किस नियम से? किरचॉफ के नियम से। तो याद रखिएगा किरचॉफ के नियम जो अच्छे वो अवशोषक होते हैं, अच्छे उत्सर्जक। हाँ ठीक है। ऊष्मा प्रसार सुनिए, अगला टॉपिक है इसमें ऊष्मा प्रसार। तो ऊष्मा प्रसार किसको कहेंगे? ऊष्मा के कारण वस्तु में प्रसार होना ऊष्मा प्रसार कहलाता है। ऊष्मा के कारण वस्तु में प्रसार होना ऊष्मा प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्मा प्रसार कहलाता है। ठीक है, ऊष्मा प्रसार। अब देखिए किसी वस्तु को ऊष्मा देने से क्या होता है? उसके लंबाई में वृद्धि होगा। क्या होगा? लंबाई में वृद्धि होगा, या फिर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, या फिर आयतन में वृद्धि होगा। अगर लंबाई में वृद्धि होता है तो उसको बोलते हैं लंबाई प्रसार गुणांक। ऊष्मा देने से अगर लंबाई में वृद्धि होगा तो उसको बोलेंगे लंबाई प्रसार गुणांक। अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, क्षेत्रफल में, तो उसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। क्या बोलेंगे? क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। यदि आयतन बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक। तो लंबाई प्रसार गुणांक को अल्फा से सूचित करते हैं, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से, और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा तीनों में रिलेशन है। तीनों का रेशियो बताइए। अल्फा बीटा गामा का रेशियो होता है 1:2:3। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्फा बीटा गामा का मान 1:2:3। 1:2:3। ठीक है, तो लंबाई रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध याद रखिएगा। अल्फा बीटा गामा में 1:2:3। ठीक है, अल्फा का एसआई मात्रक क्या होता है? अल्फा का एसआई मात्रक पूछ दे, मतलब लंबाई प्रसार गुणांक का मात्रक, तो केल्विन इनवर्स होता है। हाँ, केल्विन इनवर्स। बीटा का भी एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स। गामा का एसआई मात्रक केल्विन इनवर्स। केल्विन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए रेलवे की पटरी जो होता है, रेलवे की पटरी गर्मी में प्रसार करता, फैलता है ना। रेलवे की पटरी गर्मी में प्रसार करता है, यानी उसके लंबाई में फैलाव आता है, उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। क्या बोलते हैं? रेखीय प्रसार। तो रेलवे की पटरी गर्मी में प्रसार करता है, फैलता है, उसको बोलते हैं रेखीय प्रसार। धातु का प्लेट, धातु के प्लेट में छिद्र गर्म करने पर छिद्र क्या होगा? फैल जाएगा। ठीक है, कोई धातु के प्लेट में छिद्र है, धातु के प्लेट में, और उसको जब गर्म कीजिएगा तो छिद्र क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब छिद्र बढ़ रहा है इसको बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय प्रसार। तो रेल का पटरी का बढ़ना रेखीय प्रसार, और धातु के प्लेट में छिद्र का बढ़ना क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, क्षेत्रीय प्रसार। क्षेत्रीय प्रसार। ठीक है, उसके बाद देखिए विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? विशिष्ट ऊष्माधारिता और गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो सुनिए विशिष्ट ऊष्माधारिता पहले बताते हैं। विशिष्ट ऊष्माधारिता तो तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। तापमान में परिवर्तन हो लेकिन अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, तो उसको हम बोलेंगे विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, जैसे देखते होंगे कोई पानी अगर चूल्हा पे चढ़ा है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है,
चूल्हा तो स्टार्टिंग में ही मतलब जितना चाहिए खौलने के लिए उसको तो ताप मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो तुरंत क्या खौलता है? नहीं खौलता है। कुछ टाइम तक क्या करता है? वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सोखता है, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद उसका अवस्था परिवर्तन होता है। तो अवस्था परिवर्तन के पहले वही कहा जा रहा है कि तापमान में परिवर्तन हो, लेकिन अवस्था में परिवर्तन जब तक ना हो तो उस ताप को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलते हैं, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। सुनिए, एकांक द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। डेफिनेशन याद रखिए, सुनिए। इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, Q बराबर ms थीटा। Q बराबर ms थीटा, जहाँ Q ऊष्मा है। Q क्या है? ऊष्मा। M मतलब मात्रा और S मतलब विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। S मतलब क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। और थीटा क्या है? तापमान। थीटा क्या है? तापमान। तो Q बराबर ms थीटा। Q बराबर ms थीटा। Q बराबर ms थीटा, ठीक है। तो देखिए Q बराबर ms थीटा को जरा हम लोग करें तो S बराबर Q बटा m थीटा आएगा क्या? S बराबर Q बटा m थीटा ही होगा। अब देखिए इसमें परिभाषा आप बोल सकते हैं, S हमारा क्या है? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। S जो है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब देखिए इकाई द्रव्यमान नीचे m है ना, बटा में जो रहता है इकाई करके बोलना पड़ता है। इकाई द्रव्यमान के तापमान को इकाई डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहते हैं, ठीक है। तो S बराबर Q बटा m थीटा, ठीक है। या सीधा सीधी आप इसको एक ही लाइन में याद रखिए, Q बराबर ms थीटा, वही चीज़ है। न्यूमेरिकल इससे बनेगा Q बराबर ms थीटा, ठीक है। आगे आइए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक। विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक क्या होगा? तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। हाँ, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। सूत्र से भी आप बता सकते हैं, S अभी बताए थे Q बराबर ms थीटा, यानी S बराबर Q बटे m थीटा। तो Q तो हमारा जूल हो गया और m थीटा देखिए क्या हो गया? केजी प्रति केजी, और थीटा क्या हो गया हमारा? तो Q, हाँ, प्रति केल्विन, ठीक है। थीटा तापमान ही ना, तो ये प्रति केल्विन। तो सूत्र से भी आप निकाल सकते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा का सीजीएस मात्रक बताइए। सीजीएस मात्रक क्या होगा? यानी छोटा मात्रक। तो देखिए जूल प्रति केजी प्रति केल्विन को छोटा मात्रक में बदलिएगा तो जूल को क्या लीजिएगा? कैलोरी, और केजी को लीजिएगा ग्राम, और केल्विन को लीजिएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो सीजीएस मात्रक बोलिएगा कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का सीजीएस मात्रक हो गया कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब सुनिए, इसमें कुछ मान याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल में आपको काम देगा या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता बताइए कितना होता है? मतलब डायरेक्ट S का मान। अगर पानी है मतलब जल है तो जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता S का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, जो न्यूमेरिकल में डायरेक्ट पुट होता है। तो कितना होता है? 4200। हाँ, जल का विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितना होता है? 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है। कितना होता है? 4200 होता है। जल का कितना होता है? 4200, ठीक है। बर्फ़ का बताइए कितना होता है?
तो बर्फ़ का होता है 2100, बर्फ़ का विशिष्ट ऊष्माधारिता 2100 और जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता 4200। याद, हाँ ठीक है, 4200 और 2100, 4200 और 2100, ये दोनों है एसआई में, एसआई मात्रक में, ठीक है, एसआई मात्रक में, मतलब न्यूमेरिकल में सब चीज़ एसआई में दिया रहता है तो यही यूज करना होता है। वही सीजीएस मात्रक छोटा वाला में जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता कितना होता है तो 1। हाँ, सीजीएस मात्रक में जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता 1, यानी 4200 या फिर 1, 4200 या फिर 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वहीं बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ का क्या होता है, आधा होता है ना, हाँ, तो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो याद रखिएगा एसआई मात्रक में जल और बर्फ़ का कितना बताए हैं, 4200 और 2100, 4200 और सीजीएस मात्रा में 1 और 0.5, 1 और 0.5। तो ये था विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता नाम से ही पता चल रहा है, विशिष्ट ऊष्माधारिता मतलब ऊष्मा को सोखना, बिना अवस्था बदले ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, वही विशिष्ट ऊष्माधारिता है। उसके बाद समझिए गुप्त ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा क्या है, सुनिए, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। तापमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा। तापमान में परिवर्तन नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ को, वस्तु को 90 डिग्री टेम्परेचर पे सेट कर दिए, मतलब 90 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है तो तापमान तो नहीं बदल रहा है, 90 के 90 डिग्री दे रहे हैं, लेकिन उसका अवस्था क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पानी है तो पानी से क्या बन जाएगा, बाष्प बन जाएगा, ठीक है। तो तापमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा। और वहीं विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या था, तापमान बदलेगा, तापमान बदलेगा लेकिन अवस्था नहीं बदलेगा, अवस्था नहीं बदलेगा, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा याद रखिएगा, तापमान में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो अब सुनिए गुप्त ऊष्मा का सूत्र क्या होता है, Q बराबर ml, Q बराबर ml। Q मतलब ऊष्मा, Q मतलब M मतलब मात्रा और L मतलब लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो Q बराबर ml, Q बराबर और वही L बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई M, ठीक है। Q बराबर ml तो L बराबर Q बाई M, L बराबर Q बाई M। इससे क्या होगा, आप गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक फॉर्मूला से बता सकते हैं, L बराबर Q बाई M होता है, Q मतलब जूल और नीचे M मतलब केजी, जूल प्रति केजी, जूल प्रति। तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति केजी, जूल प्रति केजी। गुप्त ऊष्मा का सीजीएस मात्रक बताइए, गुप्त ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस में बताइए, जूल को तो कैलोरी बोल देंगे और केजी को ग्राम, यानी कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम। तो याद रखना है गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति केजी और सीजीएस मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें मान याद रखिएगा कि जल का गुप्त ऊष्मा क्या होता है और बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा क्या होता है, वैल्यू एकदम डायरेक्ट याद रखना है। तो जल का गुप्त ऊष्मा होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, कितना होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। तो जल का गुप्त ऊष्मा 540 होता है और वहीं बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80 होता है। जल का कितना होता है 540 अब बर्फ़ का 80, बर्फ़ का 80, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना है, न्यूमेरिकल भी बनेगा और एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता में जल और बर्फ़ का कितना बोले थे 4200 और 2100
ठीक है। एसआई में 4200 और 2100, और वहीं सीजीएस में 1 कैलोरी और 0.5, ये विशिष्ट ऊष्माधारिता था, एस का मान। वहीं गुप्त ऊष्मा में जल का गुप्त ऊष्मा कितना 540 और बर्फ़ का गुप्त ऊष्मा 80, यानी ये एल का मान दिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है सबसे अधिक किसका होता है, तो हाइड्रोजन का। विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा किसका, हाइड्रोजन का, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, तत्व में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का। वही पदार्थ में बात करें तो सबसे ज़्यादा जल का होता है। जल का विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा जल का, या फिर तत्व में सबसे अधिक हाइड्रोजन का। ठीक है, खाना बनाने वाला बर्तन की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होना चाहिए। खाना बनाने वाला बर्तन की विशिष्ट ऊष्मा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तथा चालकता ज़्यादा होना चाहिए। चालकता ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, चालकता ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी का नियम। तो ऊष्मागतिकी का नियम, ऊष्मागतिकी के नियम में एक है शून्यवा नियम, शून्यवा नियम। ठीक है, शून्यवा नियम जो है, शून्यवा नियम क्या कहता है, यदि ए का तापमान और बी का तापमान बराबर है, यदि ए का तापमान और बी का तापमान बराबर है एवं बी का तापमान सी के तापमान बराबर हो, तो ए का तापमान सी के तापमान के बराबर होगा। कहने का मतलब पहला और दूसरा का तापमान बराबर, पहला और दूसरा का तापमान बराबर, और दूसरा और तीसरा का तापमान बराबर है, तो पहला और तीसरा का तापमान बराबर होगा। यही है शून्यवा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम में कि पहला वस्तु दूसरा वस्तु का तापमान बराबर और दूसरा और तीसरा का तापमान बराबर, तो पहला और तीसरा का तापमान बराबर होगा। ये ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम है, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी का नियम देखिए एक और है, एक पहला नियम और दूसरा नियम, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहला ऊष्मागतिकी के पहला नियम में क्या है, यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उसके आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगा। अब बाह्य कार्य का संपादन होगा, बाह्य कार्य का संपादन होगा। ठीक है, और ये पहला ऊष्मागतिकी का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, पहला ऊष्मागतिकी का नियम ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऊष्मागतिकी के नियम में कि यदि किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होता है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होता है, और बाह्य कार्य का संपादन, बाह्य कार्य का संपादन। वहीं अगर बात करें दूसरा ऊष्मागतिकी का नियम, दूसरा ऊष्मागतिकी का नियम क्या कहता है, किसी मशीन की क्षमता 100% नहीं हो सकती, किसी मशीन की क्षमता 100% नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर में सामान सुरक्षित रहता है कितना डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में कोई भी वस्तु सुरक्षित कितना डिग्री पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कमरे में खोल देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाता है, घट जाएगा, कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बंद कमरा में, सुनिए पहले, बंद कमरा में पंखा चलाने पर कमरा का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, बंद कमरा में पंखा चलाने पर कमरा का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा कमरे में खोल देने पर, कमरे में खोल देने पर कमरे का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं और ये ऊष्मा का चैप्टर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग तरंग और ध्वनि को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।